चाहे कि इन दोनों ही पार्टियों ने देश और देशवासियों के लिए क्या क्या किया है। जैसे कांग्रेस ने 2009 से 2014 के बीच में पर डे 11.7 किलोमीटर की रोड बनाई थी, लेकिन बीजेपी ने 2014 से 2019 में पर डे 27 किलोमीटर की रोड बनाई और आज 37 किलोमीटर पर डे की स्पीड से हाईवेज बन रहे हैं। तो क्या इंडिया के लोगों का बीजेपी को पावर में लाना सही था? अब इससे पहले कि आप झटाक से फैसला करो, एक पॉलिटिकल पार्टी तो तभी अच्छी होती है ना जब वो देशवासियों से किए अपने वादों को पूरा करे, है ना? पर रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी सरकार ने 2014 कैंपेन में किसानों से किए अनाज के मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी जिस प्राइस पर गवर्नमेंट किसानों से अनाज लेती है, उसे बढ़ाने के वादों को आज तक पूरा नहीं किया, जिसके चलते अब इंडिया भर में किसान आंदोलन हो रहे हैं। यानी अगर इस एंगल से बीजेपी को देखा जाए तो बीजेपी शायद कांग्रेस से हार जाएगी, पर सिर्फ इससे भी फैसला हो सकता है क्या? और इसीलिए भाई लोग मैं लेकर आया हूं आज का ये वीडियो जिसमें हम डिटेल्ड कंपैरिजन करेंगे इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज का। सो लेट अस गेट ऑन विद टुडेस वीडियो टाइटल्ड बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। तो सबसे पहले अगर हम इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंडिया आज अपने जीडीपी का 4% इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करता है, लेकिन इंडिया के इस $104.8 बिलियन के खर्चे के अलावा इंडिया को अपने डेवलपमेंट के लिए $777.73 बिलियन लगेंगे, वो भी 2022 तक। पर अगर हम अब तक इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करने वाले सबसे बड़े पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट की बात करें, जैसे मैंने बताया था, कांग्रेस ने 2009 से 2014 तक रूलिंग पीरियड में 11.7 किलोमीटर्स पर डे के रोड्स बनाए थे और बीजेपी ने वहीं 2014 से 2019 तक 27 किलोमीटर पर डे के रोड बनाए, जिसकी वजह से हमारे देश के रूरल इलाके जो 2014 तक शहरों से और नेशनल हाईवेज से 56% कनेक्टेड थे, वो 2018 में बढ़कर 88% कनेक्टेड हो गए। पर इन दोनों ही गवर्नमेंट में आया एक बड़ा बदलाव। कांग्रेस रूलिंग पार्टी में जहां रोड कंस्ट्रक्शन ज्यादा और कंपनीज को रोड प्रोजेक्ट्स कम अवार्ड किए जा रहे थे, वहीं बीजेपी सरकार के आते ही ये चीज बिल्कुल उल्टी हो गई और साथ ही साथ इंडिया के नेशनल हाईवेज जो सिर्फ 4.58% की ग्रोथ रेट से बढ़ रहे थे, वो 21.19% की ग्रोथ रेट से बढ़ने लगे। पर सिर्फ रोड्स ही नहीं, रेलवे लाइंस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस गवर्नमेंट ने रेलवे लाइन बिछाने के लिए 2.3 लाख करोड़ खर्च किए थे और वहीं बीजेपी ने 3.83 लाख करोड़ की स्पेंडिंग की थी। लेकिन जहां कांग्रेस ने 7,600 लाइंस बिछाई थी, बीजेपी ने 9,500 लाइंस बिछा दी। बट शायद इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को इतने तेजी से बढ़ाने वाले बीजेपी में थोड़ी कमी रह गई, क्योंकि बीजेपी ने रोड्स और रेलवेज इन दोनों ही एस्पेक्ट में कांग्रेस से ज्यादा तो किया, लेकिन 2019 में इंडिया के डिजिटल न्यूज आर्टिकल द प्रिंट में आए एक डेटा के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह इन दोनों ही दौर में इंफ्रास्ट्रक्चर के कई प्रोजेक्ट्स डिलेड थे। जहां कांग्रेस के समय में डिलेड प्रोजेक्ट 1/3 थे, वहीं बीजेपी के समय में ये 1/4 थे, यानी दोनों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं था। बट वी कैन से कि बीजेपी वॉज अ लिटिल बेटर। अब बढ़ते हैं बीजेपी वर्सेस कांग्रेस के इस मुकाबले में इन दोनों सरकारों की लाई हुई पॉलिसीज और उन पॉलिसीज के परिणाम की बात पर। लेकिन उससे पहले, जैसे मैंने बताया था, बीजेपी के 2014 के कैंपेन में किसानों को एमएसपी बढ़ाकर देने की बात करने के बाद भी बीजेपी के इस तरफ कदम ना उठाने की वजह से किसानों ने पिछले साल अगस्त से प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया, जो अभी तक चल रहे हैं। लेकिन ये तकलीफ किसानों को अभी से नहीं, पर कांग्रेस के सरकार से भी थी, जिसके चलते उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को वोट दिए थे। और अब कुछ नतीजा ना आने पर यह प्रोटेस्ट इतनी बढ़ चुकी है कि इंडिया के किसान गवर्नमेंट से फिक्स्ड एमएसपी परसेंटेज देने की मांग कर रहे हैं। लेकिन इस प्रोटेस्ट के चलते 2020 में लाए ये तीनों एक्ट लागू नहीं किए जा पा रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें दोनों रूलिंग पार्टी के पॉलिसीज की, लॉज की और प्रोग्राम्स की, तो पीएम मोदी ने 2014 से 19 तक मेक इन इंडिया, स्मार्ट सिटीज मिशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जन धन योजना, स्वच्छ भारत अभियान, डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी जैसे कई कंस्ट्रक्टिव पॉलिसीज को लाए हैं। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के तहत 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए कानून लाए गए और इसी तरह 2019 के इलेक्शन के दौरान इन दोनों ही पार्टीज के मैनिफेस्टो बहुत ही सिमिलर थे। लेकिन इन दोनों ही पार्टीज में उस मैनिफेस्टो तक पहुंचने की आइडियोलॉजी अलग थी। जैसे जहां मोदी सरकार आर्टिकल 370 को हटाना चाहती थी, उस दिन से
अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। कांग्रेस ने लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस ना लाने का वादा दिया था, जबकि दोनों ही पार्टीज जम्मू एंड कश्मीर की शांति चाहती थी। इस नई व्यवस्था के तहत हम सब मिलकर आतंकवाद, अलगाववाद से जम्मू कश्मीर को मुक्त कराएंगे। पर सिर्फ पार्टीज की पॉलिसीज ही नहीं, अगर हम बात करें कि कांग्रेस ने अपने रूलिंग के समय कॉर्पोरेट्स को जो फंड दिए थे, तो रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल के मुताबिक इंडिया का बढ़ा हुआ एनपीए कांग्रेस की गलती थी। और एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट से यहां पर यह मतलब है कि बैंक के कॉर्पोरेट्स को दिए हुए लोन अमाउंट जो वो चुकाते नहीं है। पर सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, पीएम मोदी के डीमोनेटाइजेशन के तुरंत बाद जीएसटी की पॉलिसी लाकर इंडिया की इकोनॉमी को लगे धक्के को और गहरा कर दिया गया था, जिससे इंडिया की इकोनॉमी पर असर हुआ था। यानी सरकार चाहे कांग्रेस की रही या बीजेपी की, दोनों के रूलिंग के दौरान इंडियन इकोनॉमी को धक्का जरूर लगा था। पर अगर पॉलिसीज की बात करें तो बीजेपी ने इंडिया में कांग्रेस से बेहतर पॉलिसीज की शुरुआत की है। अब बारी आ चुकी है इन दोनों ही पार्टीज को उनके इंडिया के डिफेंस के लिए उठाए कदमों पर तोलने की। जैसे इंडिया के वेपन्स डीलिंग की अगर बात करें तो जो इंडिया कभी कांग्रेस के दौरान 15% वेपन्स इंपोर्ट करती थी ना, वो 2016 से 2020 के बीच घटकर 9.5% पर तो आ गया है। पर इसके बावजूद आज हमारा इंडिया वेपन्स इंपोर्ट करने वाला सेकंड सबसे लार्जेस्ट देश है। यानी इंडिया अपने जीडीपी का 2.3% डिफेंस पर लुटाता है, जो 1960 से लेकर अब तक में पहली बार हुआ है। क्योंकि जहां बीजेपी टेररिज्म के अगेंस्ट एक्ट करने में बिलीव करती है, वहीं कांग्रेस को डिफेंस वेपन्स को जमा करके खुद को बचाने में बिलीव था, जिसके चलते इंडिया कांग्रेस के दौर में ज्यादातर वेपन्स खरीदता था। और आज इंडिया के मेजर डिफेंस वेपन सप्लायर्स फ्रांस, रशिया, यूएस, साउथ कोरिया और इजराइल है। हालांकि इंडिया जो कभी रशिया से 76% वेपन्स इंपोर्ट करता था, उसे इंडिया ने घटाकर बस से 58% कर दिया है। और इंडिया की गवर्नमेंट का ऐसा करने के पीछे का मकसद यही है कि वो अपने देश को सेल्फ सस्टेन्ड बनाना चाहती है। और इसीलिए अब इंडिया राफेल की डील की बात फ्रांस के साथ करके उसमें पार्टनरशिप रख के वेपन्स की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे रही है। और अब जो राफेल का नाम निकल ही चुका है, तो मैं आपको इंडिया के एयरफोर्स के राफेल के डील की भी बात बता देता हूं, जो कांग्रेस नरेंद्र मोदी पर राफेल डील को लेकर 50,000 करोड़ रुपए का स्कैम का धब्बा लगा रहे। Friends, the sweetheart deal and role of Modi government has also been now exposed. The scandalous expose of Rafale scam involving massive corruption. उस डील की शुरुआत असल में अटल बिहारी वाजपेयी ने 2000 में कांग्रेस के हिस्से के रूप में की थी। पर कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है, क्योंकि इस पर कांग्रेस का ये कहना था, मोदी जी ने रक्षा मंत्रालय की अनुशंसा के बावजूद ये इंटेग्रिटी क्लॉज खुद हस्तक्षेप करके हटाया। क्या यही कारण है कि सीबीआई और ईडी ने 11 अक्टूबर 2018 से आज तक राफेल सौदे में भ्रष्टाचार की जांच से कन्नी काटी, आज तक इनकार करते हैं कि उन्होंने जो डील फाइनल की थी उसकी प्राइस उन्हीं के सरकार काल में फिक्स नहीं हो पाई थी। लेकिन जब इनसे प्राइस का एस्टिमेशन पूछा गया तो कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन रणदीप सिंह सुरजेवाला के मुताबिक जहां ये प्राइस 42,000 करोड़ रुपीस का था, वहीं सीनियर पार्टी लीडर कपिल सिब्बल के मुताबिक राफेल का प्राइस 79,200 करोड़ रुपीस था। यानी इनके बीच खुद ही डील के असली प्राइस को लेकर गड़बड़ चल रही थी। और सिब्बल का तो यहां तक यह भी कहना था कि अगर कांग्रेस 21 करोड़ रुपीस और लगाती तो वो मोदी के मुकाबले 3 गुना ज्यादा राफेल फाइटर्स लेकर इंडिया आती। पर इस बात में कितनी सच्चाई है, ये तो पार्टी ही जाने। खैर, इस पॉइंट में दोनों में से बेहतर पार्टी की बात करें तो ये पॉइंट तो बीजेपी को ही जाना है, जिसने राफेल की डील फाइनल कर ली। अब भाई लोग, इस पॉइंट के बाद हम एक मेजर इशू के बारे में बात करेंगे, जो है कांग्रेस और बीजेपी के रूल में करप्शन के बारे में। अब आई एम श्योर कि आपने ये मीम्स तो जरूर देखा होगा, पर जिस करप्शन की हम बात करने वाले हैं ना, उसका थप्पा सिर्फ बीजेपी पर ही नहीं बल्कि कांग्रेस पर भी लगा हुआ है। तभी तो पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के घोटालों की सिर्फ एबीसी सिखाई, लेकिन वहीं बीजेपी चीफ सुब्रमण्यम स्वामी ने इनके घोटालों पर ए से जेड तक की कविता ही लिख दी, जिसका शायद यही मतलब है कि दोनों के रूलिंग पीरियड में घोटालों की कमी ही नहीं थी। लेकिन अगर ग्लोबल करप्शन इंडेक्स की बात करें तो इंडिया 2013 में 94th रैंक पर आता था करप्शन में, और 2018 में इंडिया की रैंकिंग सुधर कर 78th रैंक पर पहुंच गई।
पर करप्शन को रोकने के लिए कौन सी गवर्नमेंट ने क्या कदम उठाए? कांग्रेस काल में यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन को 2011 में ऑफिशियली लाया गया था। साथ ही 2006 में ई गवर्नेंस प्लान लाया था ताकि सिस्टम में मौजूद हर प्रोसीजर आसान हो और लोग करप्शन ना कर पाए। और साथ ही साथ पीएम मनमोहन सिंह ने 2013 में लोकपाल बिल को फाइनली देश की सच्चाई बनाई थी, जिसके मुताबिक एंटी करप्शन केसेस की इंक्वायरी 60 दिनों में शुरू होकर 6 महीने में खत्म हो जानी चाहिए थी। अब ये सब काफी अच्छे कदम है जो कांग्रेस ने लिए थे, लेकिन अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी सरकार का 2014 में पावर में आने का चुनाव ही करप्शन को खत्म करने के रीजन से हुआ था। लेकिन बीजेपी ने करप्शन को कम करने की तरफ डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी जैसे कदम उठाए। पर वहीं 2013-14 में बड़ी मुश्किल से आए लोकपाल बिल के पास होने के बावजूद अगले 5 सालों तक लोकपाल के लिए चेयरपर्सन और मेंबर्स तक नहीं जोड़े जा सके थे। पर ऐसा नहीं है कि इंडिया में इसके अलावा कोई भी और एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन या पुलिस नहीं है, क्योंकि इंडिया के पास एंटी करप्शन लॉज से लेकर एंटी करप्शन पुलिस, कोर्ट और कई ऑर्गेनाइजेशंस भी है। ओवरऑल ये थे सारे पॉलिसीज जो बीजेपी ने डाले करप्शन को कम करने में, और इसके साथ ये भी मेक श्योर करने में कि उनके खुद के पॉलिटिकल लीडर्स करप्टेड ना हो। अब अगर बात करें इंडिया के करप्शन रैंकिंग को लेकर, तो इंडिया में बीजेपी सरकार के दौरान करप्शन कम था अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल रिपोर्ट्स। बट देश में हुए इन सारे बातों के बीच में हम इन दोनों रूलिंग पार्टी के समय में फ्यूडलिज्म से लेकर फॉरेन रिलेशन कैसे थे उसको नहीं भुला सकते। तो इसी पर बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको फ्यूडलिज्म को आसान भाषा में समझा देता हूँ। राजा का बेटा राजा बनेगा, इस पुरानी प्रथा को फ्यूडलिज्म कहते हैं। और कांग्रेस की फ्यूडलिज्म की बात करें तो लोगों ने पीएम मनमोहन सिंह को देश का पीएम नहीं, कांग्रेस का मैनेजर बोल दिया था, जो गांधी परिवार के कांग्रेस लीडर्स के लिए काम करते थे। पर पीएम मनमोहन सिंह भले ही कांग्रेस की वजह से खुलकर देश के लिए काम ना कर पाए हो, उन्होंने पीएम बनने से पहले 1990 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाकर इंडिया के इकोनॉमी की शुरुआत ही बदल दी थी। वहीं 2008 में जब इंडिया इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा था, तब भी इकोनॉमी के बोझ तले दबकर जनता की टूटती हुई लाठी को इन्होंने राशन 1 से 3 रुपए सस्ता करने से लेकर लोगों के लिए स्कीम्स निकालकर उन्हें संभाला था। लेकिन कांग्रेस के फ्यूडलिज्म का सबसे बड़ा असर तो कांग्रेस के नेताओं पर हुआ, जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने की बात करने लगे, और कितने सारे चले भी गए जिन्हें सालों तक पार्टी में ग्रोथ नहीं मिल रही थी। लेकिन बीजेपी में 22 कांग्रेस एमएलएस के ज्वाइन होते ही कुछ ही टाइम में 11 को तो मिनिस्टर बना लिया, बिकॉज इस पार्टी में फ्यूडलिस्टिक माइंडसेट नहीं था। अब देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर मैंने आपको इनके फॉरेन रिलेशन तक सब कुछ बता दिया है। हालांकि ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हम इस वीडियो में कवर नहीं कर पाए हैं, पर ये सारी चीजें किसी भी पार्टी के लिए मेजर कैटेगरीज में ही आती है, और इसीलिए अगर इन चीजों के बेसिस पर देखा जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी और कांग्रेस में जमीन आसमान का फर्क तो नहीं है, लेकिन हालातें बदल भी रही है और बेहतर भी हो रही है, और फिर चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो या करप्शन। और ऐसे में मैं आपकी राय जानना चाहूंगा, आपको क्या लगता है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की इस जंग में जीत किसकी होनी चाहिए? अगर आपका जवाब है बीजेपी तो लाइक ठोक के अपना सपोर्ट दिखाना, और अगर आपका जवाब कांग्रेस है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो कांग्रेस और अपना सपोर्ट दिखाओ। और अगर इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला तो